जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का तीसरा लेक्चर कर रहे हैं और आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि लेंथ को मेजर करने की हमारे पास जो दो टाइप की मेथड होती हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, तो ये क्या होती हैं। हम लोग इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे और फिर लास्ट में ये बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है और इसे हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेंथ को मेजर करना सीखते हैं। तो हेडिंग लगाइए मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए दो टाइप की मेथड पढ़ने वाले हैं। पहला ही मेथड होती है डायरेक्ट मेथड। और दूसरी मेथड होती है इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड को समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, तो हम लोग अगर एक मीटर स्केल लें और उस मीटर स्केल से इसकी लेंथ को मेजर कर दें, तो ये मेथड कहला जाता है डायरेक्ट मेथड। कि अगर हम एक मीटर स्केल लें और उससे डायरेक्ट मेजर कर लें कि इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है या फिर 20 सेंटीमीटर है, तो ये मेथड कहला गया डायरेक्ट मेथड। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो फिर से हम लोग एक मीटर स्केल लें और उससे डायरेक्टली मेजर कर दें कि इस बोर्ड की लेंथ है 2 मीटर या फिर 3 मीटर। तो इस प्रकार के लेंथ को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो बोला जाता है कि हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली मीटर स्केल से माप दे रहे हैं। दूसरे तरीके का मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। यहां पे हम लोग मीटर स्केल का यूज नहीं करने वाले हैं कि मीटर स्केल लेंगे और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर देंगे। नहीं, यहां पे हम लोग अलग अलग तरीके से लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी पहाड़ की हाइट मेजर करनी है और यहाँ पे हम लोग इस पहाड़ की हाइट को मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना चाहते हैं। तो फिर हम लोग करेंगे क्या, इस पहाड़ से कुछ डिस्टेंस दूर जाएंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पे आ गए और यहाँ से इस पहाड़ के ऊपरी साइड को देखना है। हमने यहाँ देखा इसको, तो ऐसी लाइन मिलेगी। हम ये वाला एंगल पता कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, θ1 है। हमें इस पहाड़ की हाइट पता करनी थी। हम इससे कुछ दूर चले गए हैं और यहाँ से ऊपर साइड देख रहे हैं, तो हमें पता चला कि यहाँ पे एंगल बन रहा है θ1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल कैसे मेजर किया जाएगा। तो ये वाला एंगल हम लोग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिससे मैं ऊपर साइड देखूंगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी बता देगा कि हमने इसको हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर उठाया हुआ है, कितने एंगल पे इसको घुमाया हुआ है। तो वहां से मुझे θ1 पता चल जाएगा। अब मैं करता क्या हूं, यहां से कुछ डिस्टेंस इधर साइड आ जाता हूं। मान लीजिए कि मैं यहां से x डिस्टेंस इधर साइड आ गया। अब फिर से वही काम करना है आपको, यहां से ऊपर साइड देखना है। हमने ऊपर साइड देखा, इस बार एंगल मान लेते हैं कि θ2 बन रहा है। अब ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन गया है कि यहाँ पे θ1 एंगल बन रहा है। अगर हम लोग इससे x डिस्टेंस दूर चले जाएं इस पहाड़ की तरफ, तो एंगल θ2 बन रहा है। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसको आपने 9th 10th में किया है मैथ के क्वेश्चन में, आसानी से इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि h की वैल्यू क्या होगी।
तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है जिसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे और इस पहाड़ की लेंथ मेजर कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे मीटर स्केल से तो नहीं मापा है कि मीटर स्केल लिए हैं उसको यहाँ पे लगा के मेजर किए हैं कि कितनी लेंथ है। दूसरे तरीके से हमने किया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बना के हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये मेथड कहला गई इनडायरेक्ट मेथड। जब हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो यहाँ से इधर साइड ना आके अगर उधर साइड भी चले जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम लोग उसको आसानी से निकाल पाएंगे कि इसकी हाइट कितनी रहेगी। अब हम लोग एक और तरीके पे बात करने वाले हैं जिसको बोला जाता है पैरेलैक्स मेथड। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ पता करनी है तो हम लोग पैरेलैक्स मेथड का यूज करके आसानी से पता कर पाएंगे। ये तीसरी मेथड नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आती है। ठीक है, अभी धीरे धीरे मैं उसको समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग पैरेलैक्स मेथड को समझते हैं कि पैरेलैक्स मेथड क्या होती है। पैरेलैक्स मेथड क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है और यहाँ पे रखा हुआ है। अब मुझे इस मार्कर की मेरे से डिस्टेंस पता करनी है कि कितनी डिस्टेंस दूर ये रखा हुआ है। तो मैं करता क्या हूँ, इस मार्कर को अलग अलग पोजीशन से देखता हूँ। पहले मैं इस मार्कर को इस वाली आंख से देख रहा हूँ, मतलब इस वाली आंख को हमने बंद कर दिया और इस वाली से देखा। तो इस वाली से मैं देखूंगा तो ऐसे एंगल बनेगा, ये वाली लाइन मिलेगी। फिर अब मैं करूंगा क्या, इस वाली आंख को बंद करके इस वाली आंख से देखूंगा। तो हमने इसको बंद कर दिया और इसको देखा तो फिर ऐसे लाइन मिलेगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस वाली आंख से देखूं और फिर इस वाली आंख से देखूं तो इसकी पोजीशन बदल रही है। आप करके भी देख सकते हैं घर में। देखिए कैसे, ये मेरी दीवार है, ठीक है, वो सामने वाली दीवार है मेरी। ये यहाँ पे मेरी पेन थी, मार्कर था। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ पहली बार तो मुझे ऐसी लाइन मिलेगी, मतलब इसकी परछाई मुझे कहीं यहाँ पे पड़ने वाली। अब मैं दूसरी आंख से देखूंगा तो मेरी दूसरी आंख यहाँ पे है। अब मुझे ऐसा लगेगा कि ये पेन उधर साइड है, ये उधर साइड देखूंगा तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इधर साइड बनेगी। हमने इस मार्कर को यहाँ वहाँ नहीं किया, नहीं डुलाया था हमने, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी पोजीशन बदल रही है, क्योंकि जब हम लोग इस आंख से देख रहे थे तो इसकी परछाई यहाँ पे बन रही थी और जब हम लोग इस आंख से इसको देखेंगे तो हमें इसकी परछाई यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस मार्कर की पोजीशन बदल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे आंख का एंगल बदल जाने से या फिर हमारे आंख की पोजीशन बदल जाने से ही हमें इस मार्कर की पोजीशन बदलती हुई लग रही है। अब हमने किया क्या है, इसको अलग अलग पोजीशन से देखा है। पहले हमने इस मार्कर को यहाँ से देखा था, फिर बाद में इस मार्कर को यहाँ से देखा है। अब हम लोग अगर ये वाला एंगल पता कर पाएँ कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है और इन दोनों पोजीशन के बीच की अगर डिस्टेंस पता हो कि इन दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस x है, तो फिर हम लोग नॉर्मली यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस x अपॉन ये वाली डिस्टेंस। अगर ये वाली डिस्टेंस d है तो हमने ये d लिख दिया। हमें इस d की वैल्यू फाइंड करनी थी, यही पता करना था ना कि ये मार्कर मेरी आंख से कितना दूर है। तो हमने मान लिया कि ये d दूर है। अब d को उधर साइड लेके जाना है आपको, तो ये आ जाएगा x अपॉन थीटा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये पता हो कि x कितना है, x तो पता रहेगा कि दोनों आंखों के बीच की दूरी कितनी है, और एंगल हम लोग इंस्ट्रूमेंट से निकाल लेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि ये मार्कर मेरी आंख से कितना दूर है। हमने बिना किसी मीटर स्केल की हेल्प के बिना ही
आसानी से पता कर लिया कि ये मार्कर मेरी आंख से कितना दूर है। तो ये कहला गया इनडायरेक्ट मेथड। और हमने इनडायरेक्ट मेथड में कौन सा मेथड यूज किया था? पैरेलैक्स मेथड। ये एक पैरेलैक्स मेथड, ये एक विधि ही होती है, तरीका ही होता है मेजर करने का। तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो d है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए x की अपेक्षा, तभी हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये जो लेंथ है ये ज़्यादा होनी चाहिए इसकी अपेक्षा, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है कि मेरा मार्कर यहाँ पे है और एक आँख यहाँ पे है और दूसरी आँख यहाँ पे है, तो आप देखिए इस बार ये d है और यहाँ पे ये x है, तो इस कंडीशन में x ज़्यादा हो गया है और d छोटा पड़ गया है, तो यहाँ पे फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और ये वाली डिस्टेंस छोटी सी हो, तो फिर आसानी से ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे हम लोग। ये कहला गया पैरेलैक्स मेथड। अब देखिए इस मेथड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे मुझे यहाँ से किसी दूसरे ग्रह की डिस्टेंस बतानी है, यहाँ से मान लीजिए कि चंद्रमा की डिस्टेंस बतानी है कि कितनी है, तो हम लोग पैरेलैक्स मेथड का ही यूज करेंगे। उसमें कैसे करते हैं तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ये सरफेस पे खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे खड़े होके उस ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं जिसकी हमें डिस्टेंस पता करनी है। हम लोग ये वाला एंगल पता कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, θ1। ये वाला एंगल पता करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसको नहीं पता करते, हमने ये किया। अब यहाँ पे खड़े होके इसको देखते हैं। अब ये दोनों एंगल आपको पता करने हैं कि ये टोटल एंगल कितना है और यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस पता करनी है कि कितनी है। तो ये वाला फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं आप यहाँ पे, θ = x/d। ये जो हमने x बनाया है ये बहुत छोटा रहना चाहिए ना, अभी हमने गलती से बना दिया है, x को बहुत छोटा रखना है, तब ये वाला फार्मूला आप लगा पाएंगे। हमने किया क्या, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, दूर है, उसे हमें डिस्टेंस पता करनी है कि मेरे से उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो हम लोग यहाँ से उसको देखेंगे और फिर कुछ दूर इधर साइड चले जाएंगे और फिर से यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे, तो आसानी से हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये वाला कैसा एंगल निकालेंगे आप, तो ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए इस एंगल को निकालना बहुत आसान है। हम लोग यहाँ पे जब खड़े थे तो ये वाला एंगल तो निकाल सकते थे ना कि ये वाला एंगल कितना होगा। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल θ1 है। फिर जब हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं कि ये θ2 है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो अगर ये θ1 है तो ये भी मेरा θ1 हो जाएगा, और अगर ये θ2 है तो ये भी मेरा θ2 हो जाएगा। अब आपको दोनों को ऐड कर देना है, ये θ1 ये θ2 दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इन दोनों लाइन, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, और हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मेरे से कितने डिस्टेंस दूरी पर है। तो अभी तक हमने लेंथ को मेजर करने की दो टाइप की मेथड पढ़ ली है। पहला कि हमें मीटर स्केल लेना है और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर देनी है। दूसरा ये कि किसी अलग तरीके से हम लोग उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं। जो मेन फेमस तरीका है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, तो वो होता है पैरेलैक्स मेथड। इसमें हम लोग जिस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी है उसको हम लोग अलग अलग पोजीशन से देखते हैं। ऐसा करने पे हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं और आसानी से डिस्टेंस का पता कर सकते हैं। और हमने एक तरीका देखा है जिसको हम लोग
ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बना के आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है और हमें ये क्या बताता है। हेडिंग लगाइए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यहां पे हम लोग करेंगे क्या, किसी भी नंबर का ऑर्डर निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑर्डर होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने दुकानदार से इसकी कीमत पूछी कि ये कितने रुपए में आता है, तो दुकानदार ने बताया कि ये 20 रुपए में आ रहा है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। फिर मान लीजिए कि मैं एक कार खरीदने जाता हूं और दुकानदार मेरे से बता रहा है कि इस कार की कीमत है 5 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए, कुछ भी। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पेन की अपेक्षा उस कार की कीमत कितने गुना ज्यादा है, मोटा मोटा मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पेन की अपेक्षा कार की कीमत कितने गुना ज्यादा है, तो हम लोग बताएंगे यहाँ पे कि 500 गुना ज्यादा है या फिर 2000 गुना ज्यादा है, 3000 गुना ज्यादा है। तो हमें इससे मोटा मोटा आइडिया लग जा रहा है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस डस्टर की कीमत पता करनी है, तो दुकानदार ने बोला कि इसकी डस्टर की कीमत है 40 रुपए। अब मैं दुकानदार के पास जाता हूं और इस बोर्ड की कीमत पता करता हूं कि इस बोर्ड की कीमत कितनी है। तो मान लीजिए कि उसने बताया कि 2800 रुपए है इस बोर्ड की कीमत। तो मुझे फिर से ये जानना है कि लगभग कितने गुना इसका ज्यादा रेट है इसकी अपेक्षा। तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा कि 50 गुना है या फिर 60 गुना है। तो गुना बोलने से एक अंदाजा लग जाता है कि इस बोर्ड की कीमत 50 गुना है, मतलब कितना आया होगा, हमें 50 गुना ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक ये तरीका होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को समझने का, कि जब भी हम लोग किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मेजर करना चाहते हैं, इस तरीके से जानना चाहते हैं कि वो कितने गुना है, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट लाते हैं। फिर इसको हम लोग किसी भी नंबर को इस तरीके से क्यों रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि मैं यहाँ से किसी दूसरे शहर की डिस्टेंस बताना चाहता हूँ और वो है, मान लेते हैं 90 किलोमीटर। तो इसको मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि यहाँ से किसी दूसरे शहर की डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहाँ से अमेरिका की डिस्टेंस बतानी है, तो यहाँ से अमेरिका की डिस्टेंस कुछ इस प्रकार आएगी, 8, 5, 4, 9, 7, कुछ भी 0, 0, 6, 3, इतना किलोमीटर मान लेते हैं। अब इसको बताना बहुत डिस्टर्ब हो गया है। इसको तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ से लखनऊ की डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, लेकिन हम लोग इसको आसानी से फिर नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग करते क्या हैं, इसको छोटे नंबर में लिखना चाहते हैं कि छोटे से छोटे नंबर में लिख के बताया जाए और इस तरीके से इस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए कि हमें एक रफ आइडिया लग जाए कि यहाँ से अमेरिका के बीच की डिस्टेंस कितनी है। जैसे हमें पहले एग्जाम्पल में क्या पता चल रहा था, एक रफ आइडिया लग रहा था कि इसकी कीमत, इस बोर्ड की कीमत इससे कितना गुना है, 30 गुना है या फिर 35 गुना है। उसी तरह हम लोग यहाँ से अमेरिका की डिस्टेंस बताना चाहते हैं, तो रियल में तो इतनी है, लेकिन हम लोग इसको छोटे नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और साथ ही साथ एक आइडिया लेना चाहते हैं कि ये कितने गुना है, कितने टाइम्स है।
तो इसको हम लोग करेंगे क्या, छोटे नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, और छोटे नंबर में कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे कि 8.54 इंटू लगा के यहाँ पे फिर हम लोग करने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 10 टू दी पावर 8 कर देंगे और यहाँ पे लिख दिया जाएगा किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे एक रफ आइडिया मिल रहा है कि अगर 8.5 किलोमीटर का 8.54 है ना, तो लगभग मान लेते हैं कि 8.5 किलोमीटर का 10⁸ गुना डिस्टेंस है यहां से अमेरिका के बीच की दूरी। 8.5 किलोमीटर को अगर हम लोग 10 टू दी पावर 8 टाइम्स कर दें तो यहां से अमेरिका के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। अभी हम लोग इसको आसानी से बता भी पा रहे हैं और एक छोटा सा आइडिया भी लग रहा है कि अगर 8.5 किलोमीटर लें और उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें, कितने गुना कर दें, उसको 10 टू दी पावर 8 टाइम्स कर दें तो लेंथ निकल के आ जाएगी। इसलिए हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं एक रफ आइडिया देने के लिए और बड़े नंबर को छोटे नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। तो इसको हम लोग जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी नंबर है, ये n है हमारे पास कोई भी नंबर, इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n इंटू 10 टू दी पावर x। कैपिटल N को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पे जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.5 के बराबर या तो इससे बड़ी, और ये कितनी बड़ी हो सकती है, तो ये या तो 5 के बराबर हो जाए या फिर हमेशा उससे छोटी रहे। अगर हम लोग यहाँ पे इस प्रकार के नंबर को बता पाते हैं तो फिर यहाँ पे 10 टू दी पावर x में जो x की वैल्यू रहेगी वही कहला जाएगी इस नंबर की ऑर्डर। हमने किया क्या, हमारे पास कोई भी नंबर है कैपिटल N, अब हमें इस नंबर को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे जो हम लोग नंबर लिखेंगे ये वाला नंबर 0.5 के बराबर हो। इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो हम लोग नंबर लिखेंगे ये या तो 0.5 के बराबर हो, ये बराबर वाली लाइन, या फिर 0.5 से बड़ा हो। और ये कितना बड़ा हो सकता है, तो अधिकतम या तो 5 के बराबर हो या फिर हमेशा 5 से छोटा हो। n बड़ा है और 5 छोटा कहला गया। ऐसे देखो नंबर लाइन ये रहती है, नंबर लाइन में इधर साइड माइनस रहता है, इधर साइड 0, फिर 1 आएगा, यहाँ पे फिर 2 आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे कहीं पे 5 भी आया होगा। यहाँ पे चलते चलते हम लोग नंबर को 0.5 बनाएंगे। 0.5 मतलब यहाँ यहीं पे होगा ना 0.5, ठीक है। इस नंबर को 0.5 बनाएंगे या फिर उससे बड़ा बनाएंगे, 0.5 से बड़ा मतलब यहाँ का कोई भी नंबर बनाएंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, या तो 5 लेके जाएं या फिर 5 से छोटा लेके जाएं। मतलब यहाँ तक आना चाहिए या फिर इससे कहीं भी छोटा आना चाहिए। जो हम लोग नंबर बनाएंगे वो नंबर या तो 0.5 हो या फिर 0.5 के बराबर हो या फिर इनके कहीं बीच में हो, और अधिकतम या तो 5 हो या फिर 5 से छोटा हो। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपका डाउट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है एक नंबर है 6, हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे बताया जाए, इस नंबर को हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इस वाले नंबर को मुझे कहाँ लेके जाना है, 0.5 और 5 के बीच में लेके जाना है। ये 6 कहाँ आएगा, 6 कहीं यहाँ आएगा, इसको मुझे आगे साइड लेके जाना है।
तो मैं इसको करता क्या हूँ, यहाँ पे दशमलव लगा देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 इंटू 10 टू दी पावर 1। यहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हैं हम लोग फालतू में। इसी नंबर को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर 6 ही आ जाएगा। अब अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर मैं दशमलव को उधर साइड लेके जाऊंगा, दशमलव को उधर साइड लेके जाऊंगा तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप दशमलव को मेरी तरफ लेना चाहते हैं तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोगों ने 10th तक तो मैथ पढ़ी ही है। अगर आप 11th में बायो लेके पढ़ रहे हैं तो इतना आना चाहिए। अब देखिए हमने इस नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। ये जो मेरा 0.6 है ये बीच में आएगा। देखिए 0.5 यहाँ पे है, फिर उसके बाद आया होगा 0.6, तो 0.6 आ गया है। मुझे यहाँ बीच में नंबर लाना होता है, हमने नंबर ला लिया है। तो जो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x कितना है, 10 टू दी पावर में क्या है, 1 है। तो यही 1 हो जाएगा इस नंबर का ऑर्डर। इस 6 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। इस नंबर का ऑर्डर हो जाएगा ये 1। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा नंबर है जिसको मैं बोल रहा हूं 63। अभी हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो फिर से हम लोग इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिए, अभी मैं दशमलव को आगे लेके जाऊंगा तो 6.3 गुणे 10 आ जाएगा। यहाँ पे हमने दशमलव को आगे लेके गया। अभी ये वाला जो नंबर है बीच में नहीं आया है, 6.3 लिखा गया है, मतलब कहीं यहाँ आया होगा। अभी ये हमारे काम का नहीं है। दशमलव को और आगे लेके जाओ, तो दशमलव को जब और आगे लेके जाओगे तो फिर से 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.63 गुणे 10 गुणे 10। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.63 गुणे 10 की घात 2। ये आ जाएगा मेरा आंसर। यहाँ पे देखिए 0.63 बीच में नंबर आएगा यहाँ पे कहीं पे, और ये नंबर हमारे काम का है। तो 10 की पावर में कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो 63 का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 हो गया। और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एग्जाम्पल लिखा गया है 0.0153, इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ये वाला नंबर इधर साइड फंस रहा है कि इधर साइड फंस रहा है। चलिए, ये जो नंबर है कहीं यहाँ फंस रहा होगा क्योंकि 0.01 लिखा गया है, फिर उसके बाद नंबर है। तो मैं दशमलव को मेरी तरफ लेके आऊंगा जिससे ये वाला नंबर बड़ा हो जाए। चलिए दशमलव को इधर साइड लेके आइए। तो जब आप दशमलव को इधर साइड लेके जाएंगे तो बटे में 10 आएगा। अभी हमने दशमलव को इधर साइड लेके आया तो 0.153 इंटू अपॉन में आ जाएगा इस बार 10। ये आ गया, दशमलव को हमने यहाँ पे कर दिया तो बटे में 10 आ गया। अब ये वाला भी नंबर हमारे काम का नहीं है क्योंकि 0.1 कहीं यहाँ पे फंसेगा, जबकि हमें 0.5 चाहिए या फिर उससे बड़ा चाहिए। तो मैं दशमलव को फिर से एक बार पीछे करता हूँ। तो जब मैं दशमलव को एक बार फिर से पीछे करूँगा तो फिर से बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1.53 बटे 10 गुणे 10। दशमलव को हमने पीछे लाया। अब फिर से यहाँ पे आ जाएगा क्या, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारे नंबर काम का आ गया है ना 1.53, कहीं यहाँ पे होगा, मतलब ये नंबर ठीक है, काम का है। इसको लिखा रहने दो, 1.53 लिखा रहने दो। यहाँ पे क्या लिखा है 10 टू दी पावर 2, क्योंकि 10 इंटू 10 मतलब 10 टू दी पावर 2, उसको हम लोग ऊपर लेके आ रहे हैं। तो जब 10 टू दी पावर 2 को ऊपर साइड लेके आएंगे तो 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा। जब भी आप किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे
या फिर ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो उसकी पावर का साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास लिखा गया है 3/10⁵, तो जब मैं 10⁵ को ऊपर साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻5, मतलब साइन चेंज हो गया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है 10⁻⁻5, अगर मैं इसको नीचे ले जाना चाहता हूँ तो इस -5 की बजाय +5 आ जाएगा। जब भी आप किसी नंबर को ऊपर से नीचे लेके जाएंगे या फिर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का जो साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऊपर साइड मेरे है 10⁻⁻5, तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो 10⁻+5 आ जाएगा। यही यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए इस नंबर को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ये जो नंबर है ये नंबर बीच में आ रहा है और 10⁻⁻2 आ रहा है, तो ये -2 इसका ऑर्डर कहला जाएगा। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? -2। ये हमारा आ गया -2 आंसर। और भी हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी आज की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, उनको आप आसानी से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन है 499, इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए 499 मतलब इधर साइड आया होगा, इसको हमें आगे लेके जाना है, तो मैं दशमलव को आगे लेके जाऊंगा। तो 4.99 गुणे 10 की घात कितना कर सकता हूं मैं? 2 कर सकता हूं। हमने 2 बार दशमलव आगे कर दिया है। एक बार करते तो 49.9 आता, फिर से मुझे आगे करना पड़ता, इसलिए हमने डायरेक्ट 2 बार आगे कर दिया है। अब ये जो नंबर है ये 5 के पहले आ रहा है, 5 के पहले आ रहा है, मतलब ये वाला नंबर हमारे काम का है। तो 10 की पावर में कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो यही 2 कहला गया इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कितना लिखा रहता? 512 लिखा रहता। अब 512 का कितना हो जाएगा? तो फिर से हम लोग इसको, इस नंबर को इधर साइड लेके आएंगे, क्योंकि 512 इधर साइड फंसेगा। आगे लेके जाइए आप, तो यहाँ पे पहले मिलेगा आपको 51.2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर आपको आगे करना पड़ेगा दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.12 गुणे 10 की घात 2, फिर से आपको दशमलव आगे लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.512 इंटू 10⁻3। अभी ये वाला नंबर हमारे काम का नहीं था, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए। 5 आ जाए चलेगा, 5 से बड़ा नहीं चाहिए। ये 5.12 आ रहा था, इसलिए मुझे इसको छोटा करना पड़ा। अब ये हमारे काम का है। 0.5 से बड़ा नंबर है और ये आ गया, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब हम लोग 2 एग्जाम्पल और देख लेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है मेरा 4, इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इस नंबर को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस नंबर को ऐसा कन्वर्ट करना है कि ये वाला नंबर या तो 0.5 हो, या फिर 0.5 से बड़ा हो, या फिर 5 हो, और या 5 से कम हो। तो ये नंबर तो ऑलरेडी बीच में आ रहा है, यहाँ पे 4 रहा होगा, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 की घात 0, 10⁻0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 नहीं हो जाएगी। कोई भी नंबर अगर लिखा है और उसकी घात में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ना कि 0। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये नंबर अब काम का बन गया है। ये जो 4 है ये n आ गया है हमारा, तो x की जगह यहाँ पे कितना है? 0 है, तो ये 0 कहला जाएगा इस 4 का ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना आ गया? 0 आ गया। अब लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं जो है 50। हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए? देखिए मैं
दशमलव को आगे लेके जाऊंगा क्योंकि ये 50 कहीं यहाँ पे आएगा, दशमलव को आगे लेके जा रहा हूँ मैं, तो 5.0 हो गया गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 1। और ये वाला नंबर हमारे काम का है क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5.0, ये फिर 5, बात एक ही है। तो ये नंबर 5 आया, मतलब ये सही है। तो फिर x की जगह क्या है 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि 50 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर से सुनिए, अगर मैं दशमलव को आगे लेके जाऊं तो चलिए मैं आगे लेके जाके ट्राई करता हूं। अभी ये 50 था, हमने एक बार दशमलव को आगे लेके गया तो 5.0 गुणे 10 की घात 1 मिला। अब दशमलव को फिर से आगे लेके जा रहे हैं तो क्या मिल जाएगा मुझे इस बार 0.50 इंटू 10⁻²। दशमलव को आगे लेके गए, अभी ये मिला। अब ये वाला भी नंबर हमारे काम का है। हम लोग ये जो नंबर ले रहे हैं ये 0.5 हो सकता है और वही ये नंबर आ चुका है 0.5। ये नंबर अभी हमारे काम का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 2 है। अब आप किसको सही मानेंगे? इस 50 का ऑर्डर 1 आ रहा है अगर हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो, और इस 50 का ऑर्डर 2 आ रहा है अगर हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो कौन सा सही माना जाए? तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर हमेशा बड़े वाले नंबर को ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मानना है। यहाँ पे बड़ा क्या है 1 की 2 बड़ा है, इसलिए 50 का ऑर्डर हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 50 का हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।